नमस्कार एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। तो बिना देरी करते हुए आज के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हम वन शॉट वीडियो पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम की, इसमें मैंने क्या किया है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है और मोस्ट एक्सपेक्टेड जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस है उनकी पीडीएफ को कंपाइल किया है, ताकि आज के बाद नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना छूटे। बिना देरी करते हुए चलिए मेरे साथ पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टाइप क्या आती है, हमारे एग्जाम में पहला क्वेश्चन रहता है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का सभी को पता ही होगा, जैसे कोई भी नंबर है लास्ट वाली डिजिट ही क्या कहलाती है, यूनिट डिजिट कहलाती है। ध्यान रखें, एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछ रहा है हमें उसी पे फोकस करना है, हमें यूनिट पे फोकस करना है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 1 फैक्टोरियल की पावर 11, 2 फैक्टोरियल की पावर 21, 3 फैक्टोरियल की पावर 31 प्लस अप टू 100 फैक्टोरियल। इसको मैं एक बार इरेज कर लेती हूँ। ये क्या है, प्लस में है 100 फैक्टोरियल की पावर 1001। जो मैं ये फैक्टोरियल वर्ड बोल रही हूँ इसका मतलब क्या है, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1 2 हुआ, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 हुआ 6 हुआ, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हुआ 24 हुआ, 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हुआ। इसका मतलब यहाँ पे, लेकिन मुझे तो अब यूनिट डिजिट, यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 आई, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। मैं देख रही हूँ 5 फैक्टोरियल में 2 और 5 की मल्टीपल है, इसका मतलब 10 बन रहा है। 10 बनते ही हमें पता चल गया कि मेरी यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब अगर 5 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट 0 है, 6 फैक्टोरियल का मतलब है 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 0 आएगी। अगर आप 100 फैक्टोरियल लोगे तो 100 फैक्टोरियल में भी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0 आएगी। आपको पता चल गया। इसका मतलब यहाँ से एक तो नई बात क्या पता चली कि n फैक्टोरियल का मतलब होता है n में से एक एक कम करते हुए चलो और लास्ट में कहाँ तक पहुँचो, 1 तक। 1 के आगे नहीं लेके जाएंगे, लेकिन याद रखना 0 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 फैक्टोरियल में 1 आया, 1 की पावर 11 आया, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 की पावर 21 आया, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 की पावर 31 आया। अब यहाँ पर 24 है, लेकिन मुझे यूनिट डिजिट से मतलब है तो मैं सिर्फ यूनिट डिजिट 4 उठा रही हूँ। आगे आएगा 4 की 41 और आगे जितने भी नंबर आएंगे सारे 0 0 आते जाएंगे, तो वो मैंने नहीं लिखे। समझ में आया। अब क्या किया, 1 की पावर 11 1 ही होता है, 1 की कितनी भी पावर ले लो। अब एक नेक्स्ट चीज, जब भी यूनिट डिजिट निकालते हैं तो यूनिट डिजिट हर नंबर एक साइक्लिक पैटर्न को फॉलो करता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से स्टार्ट होगा, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे 2 है, 2 यहाँ पर भी 2 2 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 के बाद फिर से 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, फिर से वही आने लग जाएगा। जब 4 बार करके 5वीं बार करूंगी फिर से वही नंबर रिपीट होने लग जाता है जो वो स्टार्टिंग में था। इसीलिए 4 4 की साइकिल होती है, 4 4 राउंड को, इसीलिए हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 की पावर 1 बचेगा 4 से डिवाइड करने के बाद। यहाँ पर 6 के में देखना 4 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा। लेकिन एक चीज और भी याद रखनी है, 6 का स्केयर करते 36 आता है, 6 की क्यूब करते 216 आता है। कहने का मतलब है 6 की कितनी भी पावर ले लो हरदम यूनिट डिजिट 6 रहेगा, तो ये 6 ही रहेगा। 4 की पावर इवन, 4 को जब डिवाइड करते हैं 1 आता है प्लस 0 0। जब मैं इनको करती हूँ 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4, यहाँ से हमारा 3 आता है, यूनिट डिजिट 3 आएगा। समझ में आया। फर्स्ट क्वेश्चन क्यों 4 से डिवाइड करते हैं हम, ये भी अब आपको पता चल गया। आप समझा सकते हो किसी को कि हर नंबर एक साइक्लिक पैटर्न को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहना चाह रहा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे ही लिख लेते हैं हम, 4 क्रॉस 9 की पावर 2 है, क्रॉस 4 की क्यूब है, क्रॉस 9 की 4 है, 4 की 5 है, 9 की पावर 6 है, अप टू 4 की पावर 99 है, 9 की पावर 100 है। हमें क्या निकालनी है, यूनिट डिजिट। हमने क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखा, देखने पे मुझे एक बात ये पता चली कि 4 जो है वो उसकी सारी पावर ओड आ रही है और लास्ट में 4 की पावर 99 तक जा रहा है।
मैंने 4 को अलग से कर लिया। इसी तरीके से 9 की पावर सारी इवन आ रही है, 9 की 4, 9 की 6, अप टू 9 की पावर 100 तक जा रही है। अब 100 तक नंबर है, उसमें 50 इवन होते हैं और 50 ही क्या रहते हैं ओड। इसका मतलब 4 4 50 टाइम जाएगा। लेकिन क्या, अब देखो यूनिट डिजिट निकालनी थी, कैसे निकालेंगे? एक बात देखना, अगर मैं 4 की पावर ओड करती हूँ, 4 की पावर ओड करती हूँ, 4 की पावर 1 करो क्या आएगा 4, 4 की पावर 3 करो क्या आएगा 4, 4 की पावर 5 करो क्या आएगा 4, 4 की पावर 7 करो। कहने का मतलब यदि मैं 4 की ओड पावर लेती हूँ तो हमेशा 4 ही आएगा। अगर मैं 4 की इवन पावर लेती तो 6 आता। इसी तरीके से यदि मैं 9 की इवन पावर लेती हूँ, 9 की 2 1 आएगा यूनिट डिजिट, 9 की 4 यूनिट डिजिट 1 आएगा। इससे क्या पता चला? इससे मुझे पता चला कि 4 4 4 ऐसे ही करते हुए हमारे कितनी बार 4 आएगा 50 टाइम्स, क्योंकि 50 है, 50 ओड और 50 1 है। ऐसे ही 9 9 को जब मैं ऐड करूं, मल्टीप्लाई करूंगी, 1 1 1 1 यूनिट डिजिट आएगा हर बार, और ये भी कितनी बार आएगा 50 बार। ठीक है, अब यहां से देखो, जब मैं 4 4 को 50 बार कर रही हूँ, ये 4 की पावर 50 होगा, 1 1 को 50 बार कर रही हूँ, 1 की पावर 50 होगा, 4 की पावर 2 बचेगा, यूनिट डिजिट निकाल रही हूँ, 4 से डिवाइड किया, ये 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही बचेगा, ये 6 इंटू 1 आएगा, 6 यूनिट डिजिट आएगा। समझ में आया? तो हमारा यूनिट डिजिट क्या रहेगा यहाँ पर 6 रहेगा। ऑप्शन 3 करेक्ट है। आ गया समझ में? घबराने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन देख के लगेगा हाय रे ये क्या हो गया, लेकिन आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है। क्वेश्चन को निकालने का तरीका एक ही रहता है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब जहां पर लास्ट क्वेश्चन में हमारा मल्टीप्लिकेशन था, वही क्वेश्चन है, अब हमें क्या दे दिया है, एडिशन की फॉर्म में दे दिया। अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम देखिए एक बार। यहां पर है 4 + 9 की पावर 2 + 4 की पावर 3 प्लस, अब एक बार आपको पता चल गया, बार बार मुझे लगता है बताने की तो कोई जरूरत है ही नहीं, कि एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। फिर से क्या फॉलो कर रहा है कि 4 की पावर इवन आ रही है, 9 की पावर ओड आ रही है, बस प्लस की बात है, कोई बात नहीं। अब 4 4 को एक साथ लिखिए, लिखेंगे 4 की पावर 99 तक। इसी तरीके से 9 की पावर 2, 9 की पावर 4, 9 की पावर 100 तक। फिर से वही 50 50 की बात हो जाएगी। यहाँ पर जब 4 की ओड है तो हर बार 4 4 4 आएगा। कब कितनी बार 4 ऐड हुआ है 50 टाइम्स। यहाँ पे लिख देना 50 टाइम्स, एग्जाम में मत लिखने लग जाना। यहाँ पे 1 1 1 कितनी बार ऐड हुआ है 50 टाइम्स। आ गया समझ में? तो ये क्या होगा 4 × 50, यहाँ पर क्या होगा 1 × 50, 4 × 50 क्या हुआ हमारा 200, यहाँ पर 50, 200 + 50 क्या आएगा 250। और आपको ध्यान ही देखना था कि लास्ट जीरो बन रही है, एग्जाम में इतना लंबा नहीं करना, सिर्फ आपको आंसर का पता होना चाहिए। देखते ही कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ही पता चल गया था 450, 9 की 1 1 150, लास्ट में क्या आना था यूनिट डिजिट 0। तो इतना लंबा भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द यूनिट डिजिट बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 2। अब आपको इतना ही पता चल जाएगा 1 से 99,999 के बीच में प्राइम नंबर सबसे पहले कौन आ रहा है। 1 के बाद प्राइम नंबर पहला क्या होता है 2 3 5, और मुझे मतलब ही नहीं है इसका भी, तुम्हें नहीं पता लास्ट क्या पर प्राइम नंबर है, छोड़ो, नहीं पता तो छोड़ दो उसे। अब यहाँ पर देखो 2 × सबकी प्रोडक्ट करेंगे, 2 × 5 10 आ रहा है। एक 10 आते ही यूनिट डिजिट की बात कर रहा है, आपको आंख बंद करके किस पे टिक लगा देना है 0 पर। समझ में आया? 2 5 या 10, लास्ट में एक 0 मिलेगी, आगे क्या मिल रहा है वो उसकी बात है, हमें कोई मतलब नहीं है इससे। ठीक है, नेक्स्ट ये जरूर देखना, जब हमसे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की बात करेगा, जब हमसे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू किसी इंसान की, मैं यहाँ खड़ी हूँ ऐसी रहेगी, मैं कहीं और चली गई तब भी वही रहेगी, कोई चेंज नहीं होने वाली। इसी तरीके से फेस वैल्यू का मतलब क्या रहता है, देखो जातीय मान, और प्लेस वैल्यू का मतलब स्थानीय मान, जो हर जगह के साथ आपकी चेंज होती रहेगी।
ठीक है, आप यहाँ हो, आपकी जगह कोई और है, आप कहीं और गए, जगह कोई और चेंज हो जाएगी, तो वो क्या रहता है आपकी प्लेस वैल्यू। हम जब प्लेस वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं तो दो टाइप के चार्ट के सिस्टम को हम पढ़ते हैं। पहला रहता है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, और एक होता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। कभी आपने ध्यान दिया होगा जब हम काउंटिंग कोई नंबर पढ़ते हैं, जैसे नंबर है 321689465, हम ये कोमा दिखते हैं, कभी ये कोमा 3 पे है, कभी मैं ये देखती हूँ 46589, फिर है यहाँ पर जो भी है 26 है, 32 है, कुछ भी है, मतलब इस तरीके से नंबर कोई भी है। एक में तो ये 3 पे कोमा है, फिर एक में स्टार्टिंग में 3 है, फिर 2 की रिप्लेसमेंट ऐसे आती है, 2 के बाद कोमा लगा रहता है। ये क्या फर्क होता है? देखो, जब इंडियन प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो वो वंस प्लेस को एक ग्रुप में रखता है। वंस के अंदर किस को इंक्लूड करेगा? वंस, टेंस, 100 को, 1, 10 और 100 को। जब वो 1000 की बात करेगा तो 1000 और 10,000 को एक साथ रखेगा। देखो, ये एक ग्रुप बन गया वंस का, ये किसका ग्रुप बनेगा? थाउजेंड्स का। ठीक है, ये किसका ग्रुप बनेगा? लाख का। और ये किसका ग्रुप बनेगा? करोड़ का। 1 करोड़, 10 करोड़। ठीक है, और जब हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू की चार्ट की बात करेंगे तो वहां पर वंस, टेंस और 100 को एक साथ रखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद थाउजेंड्स आएगा, 1000, 10,000, 100,000। फिर उसके बाद करोड़ की बात नहीं होगी, मिलियंस की, 10 मिलियंस की बात होगी। फिर वो मिलियंस, 10 मिलियंस और 100 मिलियंस को एक साथ रखेगा। कहने का मतलब है उसके में 3 में कोमा आएंगे। तो ये एक बार ये नोट कर लेना, कहीं भूल गए हो। ये छोटे थे जब नंबर्स नेम करते थे क्लास में, तब हमारे टीचर बताते थे, तो ध्यान रहेगा ये, हमें ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पता नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता कि एग्जामिनर कुछ नया बिल्कुल सिंपल भी पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें निकालना है, हम नंबर को ध्यान से देखते हैं। हमारे पास नंबर है 329401, 329401, और इसके अंदर हमें क्या करना है? 9 की फेस वैल्यू और 9 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। जब हम 9 की फेस वैल्यू की बात करते हैं 329401, जब 9 की फेस वैल्यू की बात करते हैं तो हर डिजिट की फेस वैल्यू ऑफ 9 चाहे 0 हो, जो डिजिट है उसकी फेस वैल्यू वो की वो रहेगी। लेकिन जब प्लेस वैल्यू की बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? प्लेस वैल्यू की। अब जिसकी प्लेस वैल्यू की बात कर रहे हैं वहां पे खड़े हो गए अब 9 पे, उसके बाद जितने भी नंबर है सबकी जगह क्या लिखते चलो? 0 0 0। ठीक है, उसके बाद जितने भी प्लेस है, 1 है, 10 है, 100 है, सबको 0 लिख दो। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस करना था, 9000 में से 9 को माइनस करना था, ये आपका आंसर आएगा। समझ में आया? डेसिमल के केस में मैंने एक डेसिमल का भी एग्जाम्पल इसीलिए लिया ताकि आप एग्जाम में अगर डेसिमल आ जाए तो घबराना मत। देखो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन बेसिक कर रखा है, उसकी हेल्प से आप सारे क्वेश्चंस को इजीली कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करना। और इससे पहले भी मैंने नंबर सिस्टम की कई वीडियो बनाई हुई है छोटी छोटी, एक बार उनको देख लेना, अगर आपको अच्छा लगे तो। नहीं लगे तो कोई बात नहीं। 4392.1768, यहाँ पर आपको क्या करना है? 3 और 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। पहले हम प्लेस वैल्यू ऑफ 3 देखते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 डेसिमल से पहले है, कोई रूल चेंज नहीं होगा, वही का वही रहेगा। क्या होगा? 300, बाद वाली डिजिट 0। इन पॉइंटों के बाद आप कहोगे सारी 0, बिल्कुल जितनी भी होती है सारी 0 रहती है, लेकिन पॉइंट के बाद कितनी 0 लगा दो उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो 300 का 300 लिख देते हैं। लेकिन अब घबराना मत, आप एक ही चीज याद रखना, उसके बाद जितने भी 10 पॉइंट्स है सब क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। अब उसके बाद 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? प्लेस वैल्यू ऑफ 7 की क्या आएगी? देखो, पॉइंटों से, जैसे आपके सिंपल नंबर होता है तो पीछे से यूनिट प्लेस, ये जो पॉइंटों के बाद होता है तो वंस प्लेस तो कुछ होता ही नहीं, ये होता है टेंस, TH लगता है। 100th, ये क्या होता है? थाउजेंड्स। ठीक है, फिर 10,000 TH लगता रहेगा, और TH का मतलब क्या रहता है? जैसे 0.1 की बोले तो 1.10, 7 की अगर प्लेस वैल्यू बोले तो 7/100, 6 की बोले तो 6/1000, 8 की बोले तो 8/10,000। समझ में आया? ये प्लेस वैल्यू होगी। हमें किसकी चाहिए थी? 7 की।
तो क्या हो जाएगी, डेसिमल में लिखे 0.07, दोनों का डिफरेंस करना आता है डेसिमल में, ध्यान से, कभी गलती से गलत कर दो ना, इसी के नीचे लिख दो ना, ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है, रिमाइंडर थ्योरम है। ये रिमाइंडर थ्योरम बीएससी की बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, सेकंड सेमेस्टर के अंदर, जो हमारी नंबर थ्योरी बुक है उसके अंदर। वो क्या कहना चाहता है, देखो थ्योरम के अकॉर्डिंग आप कर लोगे तो हाई लेवल भी आ गया तो भी आप एग्जाम में नहीं छोड़ोगे, इजी आ गया तो कहने की बात नहीं है, क्यों, तो आप एक बार इस थ्योरम को देखो क्या कहते हैं। इस थ्योरम का नाम होता है गोस थ्योरम। A इक्वल टू, ये 3 सिंबल होते हैं, B मोडुलो M, A इक्वल टू B मोडुलो M। इसका मतलब होता है M किसको डिवाइड करता है, A माइनस B। यहाँ पर A जो होता है वो होता है डिविडेंड, जिसको हम डिवाइड करने वाले हैं, B जो होता है वो होता है रिमाइंडर, और M जो होता है वो होता है हमारा डिवाइजर, जिससे हम भाग कर रहे हैं, जिससे हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो A डिविडेंड होता है, B रिमाइंडर होता है। जैसे कि मैंने लिख दिया 15 इक्वल टू 5 मोडुलो 2, इसका मतलब है 2 हर हाल में डिवाइड करेगा 15 माइनस 5 को। ये जो रिमाइंडर जब माइनस कर दिया उसमें से, तो वो हर हाल में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जो ये रिलेशन है 3 बार इक्वल टू को, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। क्या बोलते हैं, A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोडुलो M। क्या बोला जाएगा, बोल के देखो, A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोडुलो M, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको नहीं करना तो इसे आप छोड़ सकते हो। अब दूसरे वे से अब हम क्वेश्चन करते हैं, थ्योरम पे ज्यादा नहीं जाएंगे। अब वो कह रहा है 17 की पावर 200 को आपको किससे डिवाइड करना है, 18 से, और आपसे रिमाइंडर पूछ रहा है क्या आएगा, यही क्वेश्चन है। अब थोड़ी देर के लिए पावर को भूल जाओ, हम भूल गए। हमें 17 को किससे डिवाइड करना है, 18 से। हमें 17 को किससे डिवाइड करना है, 18 से डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, हम 17 को लिखा, हम 18 से डिवाइड करना है, 18 1 जार 18, -1 रिमाइंडर आता है। हमारा रिमाइंडर क्या आता है, -1। आप लिखिए 17 को डिवाइड कर रहे हैं, -1 रिमाइंडर आया, मोडुलो यहाँ पर कितना लिखा, 18 लिख दिया। अब पावर 200 लगाइए बोथ साइड, क्योंकि 200 चाहिए। ध्यान रखना जिससे डिवाइड करते हैं उस पर कभी भी पावर कितनी बार भी, जो रिमाइंडर बचता है उसको डिवाइड करते हुए जाते हैं, लेकिन जो डिवाइजर है वो सेम का सेम रहेगा। यहाँ पर 17 की पावर 200 हुआ, यहाँ पर 1 की पावर 200 इवन है तो 1 ही बचेगा, मोडुलो 18। इसका मतलब क्या रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पर 1। हमारा आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। अब जैसे यही क्वेश्चन आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, 12 की पावर 13 है, 12 की पावर 13 है प्लस 23 की पावर 13 है। इसको किससे डिवाइड करना है, 11 से डिवाइड करना है, 11 से डिवाइड करना है। इसका मतलब आप अलग अलग करके देख लीजिए। पहले 12 की पावर 13 को 11 से डिवाइड करिए जल्दी से। 12, इसका मतलब है 12 को 11 से डिवाइड करना है। 12 यहाँ पे लिखा जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पर 12 इक्वल टू 1 रिमाइंडर बचा। 12 की पावर 13 है, पावर 13 कर दीजिए, 1 की पावर कितनी भी कर दो 1 ही रहेगा। 12 की पावर 13 1 मोडुलो 11 आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर करिए 23 को 11 से डिवाइड करिए। 23 को जब 11 से डिवाइड कर रहे हैं 1 मोडुलो 11, आप पावर को 13 कर दिए बोथ साइड। 1 की पावर 13 यहाँ पर, 23 की पावर 13 यहाँ पर 1 मोडुलो 11, यही बचेगा। इसका मतलब यहाँ पर भी रिमाइंडर 1 बचा है। दोनों को जब मैं ऐड करती हूँ, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में, 1 + 1 क्या होता है 2। आपको सिर्फ रिमाइंडर को ऐड करना और कुछ नहीं करना एग्जाम में। देखो इजी लग रहा है ना, आपको डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचे वो यहाँ पर। मोस्टली आंसर 1 -1 और 0 ही आता है ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ गया हो तो ये क्वेश्चन आप करेंगे, मैंने आपके लिए दिया है, वरना मैं इसको सोल्व करूंगी नेक्स्ट अपनी वीडियो, एक और बनाऊंगी नंबर सिस्टम की अच्छी सी, ठीक है। इफ ये भी अच्छी है वैसे, ऐसा नहीं है ये अच्छी नहीं है, कहीं सोच लो। 32 की पावर 32, अरे दुपट्टा ही कहाँ गया, और इसकी पावर 32, इसको किससे डिवाइड करना है, 7 से। पहले 32 को 7 से करोगे, फिर उसकी पावर 32 लोगे,
फिर उसकी पावर 32 लोगे। स्टेप बाय स्टेप करोगे, पहले 32 को 7 से करोगे, फिर उसकी पावर 32 लोगे, फिर उसकी पावर 32 लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। हाँ, डिविजिबिलिटी रूल, इसके अंदर कोई भी नंबर, मैं एक बार थोड़ी से 1 सेकंड के लिए रिवाइज करवा दूं। 2 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? जब लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो। 3 से डिवाइड जब सम ऑफ डिजिट 4 से डिवाइड, यदि उस नंबर की लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रही है तो कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड होगा। 8 से कब डिवाइड होगा? जब आपके नंबर की लास्ट 3 डिजिट है वो किससे डिवाइड हो रही है? 8 से डिवाइड हो रही है, तो नंबर कंप्लीटली, यहाँ पर 8 की बात हो रही है। अच्छा, 16 की बात होगी तो उस नंबर की लास्ट 4 डिजिट किससे डिवाइड होगी? 16 से डिवाइड होनी चाहिए। यहाँ पर लास्ट 3 डिजिट देख लो, 3, 1, 4, 8, क्या आएगा? 8 3 जा 24, 7 4, 8 9 जा 72, रिमाइंडर क्या बचा? 2। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ जीरो। वो कह रहा है एक एक्सपेंशन है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो उसके आंसर में लास्ट में कितने नंबर ऑफ जीरो जाएंगे? ऐसा तो होगा नहीं कि आप मल्टीप्लाई करने लग जाए इतने बड़े एक्सपेंशन की। तो क्या होता है आपको पता है? जीरो कब आती है? जब 10 बनता है क्वेश्चन के अंदर, लास्ट में कहीं ना कहीं 10 बनेगा तो जीरो आएगी। कितने 10 बनेंगे वो निकालने हैं, तो 10 तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। हम ये देखते हैं कि उस एक्सपेंशन में 2 और 5 के कितने पेयर बनते हैं, 2 और 5 के कितने पेयर बनते हैं। उसके लिए क्या तरीका होता है? अगर नंबर कंटिन्यू है, मैं बता रही हूं, अगर नंबर कंटिन्यू है 1 2 3 4 5, तो आप एक काम करो, 500 के पहले 5 5 देख लो, जितने 5 होंगे उतने 2 तो होंगे ही होंगे, बल्कि उससे ज्यादा ही होंगे, क्योंकि 2 4 के अंदर भी 2 इंक्लूड होगा, 6 के अंदर भी 2 इंक्लूड होगा। ठीक है, तो 500 को 100 आया। फिर जो रिमाइंडर बचा उसको फिर से 5 से डिवाइड करिए, 20 आएगा। फिर जो रिमाइंडर बचेगा उसको 5 से डिवाइड करिए, 4 आएगा। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 100 + 20 + 4, 124। तो हमारा आंसर नंबर ऑफ जीरोज इस क्वेश्चन में कितनी आएंगी? 124। सच में ही आएंगी? कभी सोचो, बहुत बड़ा आंसर है। नेक्स्ट देखिए, 1 की पावर 2। जब क्वेश्चन हो ना पावर में हो, थोड़ी देर के लिए पावर को भूल जाया करो। भूलना भी कभी कभी अच्छी बीमारी होती है, हरदम याद रखना भी सही नहीं है ना। आप ये देखो, एक तरीके से ये देखो, 1 2 3 4 अप टू कहां तक है? 200 तक कंटिन्यू नेचुरल नंबर है नेचुरल नंबर। तो आप क्या बताया था? 200 को किससे डिवाइड करोगे? 5 से, 40 आएगा। 40 को 5 से डिवाइड करोगे, 8 आएगा। 8 को 5 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 1 आएगा। अब इनको ऐड करिए, और आगे 1 तो 5 से डिवाइड होना नहीं है। 49, 49 को 2 से डिवाइड करिए, 98। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोज क्या आएंगी? 98। 2 से क्यों डिवाइड मल्टीप्लाई किया? क्योंकि ये सब नंबर जो भी डिजिट है वो क्या हो जाएगी? उन सब का डबल डबल है ना, 2। अगर पावर 3 होती तो आंसर को 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 4 होती 4 से कर देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, व्हाट इज द जीरो इन द प्रोडक्ट ऑफ 1 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 7 अप टू 99? जल्दी से बताने वाले अपने आप समझ जाएंगे। बताइए, क्या आपको कोई दिख रहा है? 5 तो दिख रहा है मुझे, कभी 2 आएगा? और नंबर में 2 का मल्टीपल आएगा? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। 2 4 6 कोई नहीं आएगा। इसका मतलब 2 के साथ 5 की पेयर बनेगा ही नहीं बनेगा। तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी? 0। कितना इजी क्वेश्चन था, और आप मुझे पता है मल्टीप्लाई करने बैठ जाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? 2 4 6 8 अप टू 98 और 100 को आप सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं? यहाँ पे देखो, 2 की पावर 1 क्रॉस 1, 2 की पावर 2 क्रॉस 2, सॉरी 2 की, यहाँ पर 2 क्रॉस 3, यहाँ पर 2 क्रॉस 4, अप टू 98 में 2 क्रॉस 49, और यहाँ पर 2 क्रॉस 50। यही आएगा। इसका मतलब 2 2 कितने पेयर बनेंगे? 50। 2 की पावर 50 पेयर बनेंगे। और अंदर क्या बचेगा? 1 2 3 अप टू यहां से 50, यही बचेगा। बच गया 50 को। अब मैं 5 के पेयर निकाल लेती हूँ। 5 कितनी बार है? 10। फिर 10 को 5 से भाग किया 2, कितनी बार है? 10 और 2 12 बार।
5 12 12 है तो 2 की भी 12 पावर उठा लेंगे। पेयर बनाने मुझे 2 भी 12 बार और फालतू से रखा रहने दो, कोई काम नहीं है। तो कितने पेयर बनेंगे? 12। तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी हमारी? 12 आएंगी। समझ में आया? 5 के पेयर ढूंढ लिए मैंने, 5 से डिवाइड कर रही हूँ, इसका मतलब इतने 5 के पेयर है। 2 के पेयर उतने दिख रहे हैं, हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है? दी नंबर 1 3 5 7 अप टू 99, ही इनको मल्टीप्लाई किया गया है। 1 3 5 7 अप टू 99 इंटू 128। एक बात बताऊं, 1 3 5 7 अप टू 98, 128 को लिख लेते 2 की पावर 7, करके देख लेना 128 आएगा। यहाँ पे देखो 5 के बाद ओड नंबर आएगा सीधा 15, फिर उसके बाद आएगा 25, फिर उसके बाद आएगा 35, फिर आएगा 45, 55, 65, 75, 85 और फिर आएगा 95 और यहाँ पर 2 की पावर 7। समझ में आ गया? क्या क्या नंबर बन रहे हैं हमारे? 5, 15, 25, 35, 45, 55। अब कितने नंबर बने ये टोटल 5 के पेयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? 7। 5 के 10 पेयर बने, 2 के 7 है क्रम में, तो कितने पेयर बनेंगे? 10 और 7 में पेयर बनाऊंगी मिनिमम तो 7 ही तो बनेंगे 10 के पेयर। भाई 5 की तो पावर 10 है और 2 की पावर 7 है, तो 7 ही पेयर बन सकते हैं। 5 की जो 3 टर्म है एक्स्ट्रा वो किसी के साथ पेयर बनाएगी नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा आपका? 7। समझ में आया? इस तरीके से हम निकाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज इन। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोज बोला है तो कैसे निकालेंगे? फिर से वही तरीका है, कुछ 1-2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दो। 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121 लिख लिया। यहाँ पर 2 की पावर 121 माइनस 2 की पावर 120 माइनस 2 की पावर 119। जो मिनिमम है 3 की पावर वो 121 दिख रही है मुझे। यहाँ पर 3 की पावर 2 बचेगा, 3 की पावर 1 बचेगा, यहाँ पर 2 की पावर 2 बचेगा, घटा 2 की पावर 1 बचेगा, घटा 1 बचेगा। ये 3 की पावर 121, यहाँ पर 9 घटा 4 5 बचेगा, ये 2 दूनी 4 घटा 3 1 बचेगा, ठीक है? तो यहाँ पर हमें कोई भी 2 का पेयर नहीं दिख रहा, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी बन जाएगी? 0, क्योंकि 2 तो मल्टीप्लीकेशन में कहीं दिख ही नहीं रहा, नहीं दिख रहा ना। 5 1 है, अगर 1 2 भी होता तो एक पेयर बन जाता, बनेगा ही नहीं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आप करिए, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरो इन द प्रोडक्ट? 1 गुना 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 3 4 की पावर 4 5 की पावर 5 अप टू 49 की पावर 49। देखो प्लीज कमेंट में आंसर देना, मुझे भी लगे कोई वीडियो को देखता भी है। मैं इतनी मेहनत से यहाँ पे बोल रही हूँ और कोई ना मुझे आंसर दे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, ठीक है? नेक्स्ट में देखिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स। एक नंबर के फैक्टर से मतलब हम निकालते क्या हैं? जैसे मैंने 6 उठाया, 6 का फैक्टर का मतलब है 6 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर रहे हैं? 1 2 3 6, ये सारे नंबर डिवाइड कर रहे हैं। एक होता है प्रॉपर फैक्टर, एक होता है इम्प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब क्या आएगा? 6 के फैक्टर क्या आएंगे? 1 2 3, उस नंबर को इंक्लूड नहीं करना, उस नंबर को इंक्लूड नहीं करना प्रॉपर में, क्योंकि हर नंबर खुद को तो डिवाइड करेगा ही करेगा। और जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करेगा, सॉरी 1 को भी इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ 2 और 3 आएगा। और जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करेगा 1 और इटसेल्फ दोनों को इंक्लूड करना है। फैक्टर का मतलब होता है वो उस नंबर को कंप्लीटली क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास क्या पूछ रहा है वो क्वेश्चन में हमसे, देखते हैं क्या पूछ रहा है। वो कह रहा है फाइंड दी नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 2160। एग्जाम में ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 2160, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 2160, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 2160। वो क्वेश्चन किसी तरीके से, क्योंकि मोस्टली अगर जो नेगेटिव फैक्टर पूछेगा ना आपसे, तो वो एग्जाम के अंदर इंक्लूड करेगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, नेगेटिव फैक्टर्स और ऑल्सो इंक्लूड। तो जैसे 6 के नेगेटिव फैक्टर की बात करें हम, तो 6 के नेगेटिव फैक्टर में -1 -2 -3 -6 भी होंगे, लेकिन मोस्टली हम इनको
पूछता नहीं है एग्जामिनर। अगर इंक्लूड कर दे तो जो आंसर आए टोटल उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आज तक एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं है, एक बार आया था बस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2160 के फैक्टर, जब भी वो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, पॉजिटिव फैक्टर या किसी की भी बात करेगा, उस नंबर को उठाना है, उस नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर की पावर की फॉर्म में लिखना है। जब आप n के फैक्टर करोगे तो ये आपको ध्यान से करने हैं, ठीक है। 270, 2 से 135, 3 से 45, 3 से 15 और 3 से 5। यहां से मुझे पता चला n के फैक्टर होंगे 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1। पहला स्टेप 1 हो गया। अब क्या करना है, जो प्राइम नंबर की पावर की फॉर्म में लिखा था, अब पावर उठाओ, उसमें 1 ऐड कर दो, फिर पावर उठाओ, उसमें 1 ऐड कर दो, फिर पावर उठाओ, उसमें 1 ऐड कर दो। 4 और 1 5, 3 और 1 4, 5 चौके 20, दूनी 40। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? 40 होंगे। ठीक है, इसी तरीके से वो फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर, ओड फैक्टर। एग्जाम में टोटल नंबर पूछ सकता है, ओड पूछ सकता है, इवन पूछ सकता है, इनकी सम के पूछ सकता है। तो यदि ओड फैक्टर की बात करेगा तो क्या करना है, n लिखो। n अभी क्या था 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1। जब ओड फैक्टर की बात कर रहा है तो इवन वाले को छोड़ चलो, इवन वाले का कोई काम नहीं है। अब ओड वाले को उठाओ, ओड 3, 3 की पावर 3 है तो पावर में 1 ऐड कर दो, क्रॉस पावर में 1 है, 1 में 1 ऐड कर दो। 4 गुना 2, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। समझ में आया? आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 8 आ जाएगा। अब इवन नंबर ऑफ फैक्टर की बात कर रहा है तो क्या करना है, n को लिखा, इवन फैक्टर की बात कर रहा है 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1 लिख लिया। अब जब इवन की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हमें पता है 2 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ 2 आता है, 2 को 3 से करती हूँ 6 आता है, 2 को 5 से करती हूँ, 2 से करती हूँ 4 आता है। कहने का मतलब अगर 2 को इवन से करो चाहे ओड से करो, हरदम इवन नंबर आता है। तो मैं यहाँ पे 1 2 कॉमन ले लेती हूँ ताकि अंदर चाहे कुछ भी हो, इवन हो चाहे ओड हो, हरदम इवन आए। मैं इस 2 को छोड़ चलूं जिसकी जरूरत नहीं है। पावर में 3 जमा 1 4, 3 जमा 1 4, 1 जमा 1 4 चौके 16 दूनी 32। तो हमारा आंसर इवन नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? 32। वैसे भी आप निकाल सकते थे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से ओड नंबर ऑफ फैक्टर घटा देते, टोटल थे 40, ओड को माइनस करेंगे, क्या आएगा आपका? 32 ही आंसर आएगा। समझ में आया किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करते हुए चलना है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर। वो किसी का भी मल्टीपल कह सकता है आपसे। अब घबराना मत, स्टेप बाय स्टेप सोचते हुए करते हुए अपने एग्जाम पे कंसंट्रेशन करनी है। 1 बार 2 बार बस करना है इस क्वेश्चन को, उसके बाद आगे चल देना है। अभी की बता रही हूँ क्योंकि अभी KVS NVS CMRS के जो फॉर्म निकले हुए ना, टाइम काफी कम है, तो आपको एक एक टाइप देखने, किस किस टाइप के क्वेश्चंस है, किस तरीके से हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 की 4 है, 3 की पावर 3 है, 5 की पावर 1 है। वैसे भी मैथ पढ़ने में तो बहुत अच्छा लगता है, क्यों? देखो 9 2 जार 18 होता है। जब वो 18 का मल्टीपल कह रहा है तो आप 18 को बाहर निकालो, जो बच गया उसको अंदर रहने दो, उसको साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। जो बाहर चाहिए 18 का मल्टीपल, 18 बाहर निकाल लिया, उसके बाद ये बच गया, पावर में 1 ऐड किया, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 4 2 जार 8, 2 जार 16। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 16 आएगा। नेक्स्ट में हमें फैक्टर निकालने, आगे किसी का मल्टीपल हो तब भी फैक्टर निकाल देंगे। बस हमें ये पता चल गया कि जो नंबर है उसको प्राइम नंबर की पावर की फॉर्म में लिखनी है, फिर पावर में 1 1 ऐड करके हमें मल्टीप्लाई करते हुए जाना है, यही पता चला। अब हम क्या करते हैं, अब हमसे एग्जामिनर कहता है फैक्टर मैंने पूछ लिया, अब तुम सम बताओ। तो आपको सम के लिए क्या करना है, लॉजिक वही रहेगा। मैंने सेम नंबर इसलिए उठाया ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, आपके पास नंबर कुछ भी आ सकता है, क्रॉस 5 की पावर 1, ये मैंने लिख लिया इनको, क्योंकि एक बार फैक्टर करके देख लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन तो पता चल गया ना कैसे करते हैं। नंबर ऐसे लिखना, जो भी नंबर है 360 2 से जिससे डिवाइड हो रहा है, मोस्टली सारे प्राइम नंबर आएंगे। ठीक है, कर लोगे ना इस तरीके से, तो ये लिख लिया।
अब जब वो सम की बात करता है, जो ये a है, ये p1 होता है, a की पावर, तो यहाँ पे होगा 2 की पावर में 1 ऐड किया -1, उसी में से 1 को माइनस कर दिया। 3 की पावर में 1 ऐड किया -1, 3 -1। 5 की पावर में 1 ऐड किया -1 बाय 5 -1। 2 की पावर 5 32 होता है। 3 की पावर 81 80/2 आएगा। 25 घटा 1 24/4 आएगा। 31 गुना 40 गुना 6, ये हमारा आंसर आएगा। समझ में आ गया किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्या होगा, व्हाट विल बी दी सम ऑफ ओड फैक्टर की बात कर रहा है। 1500 के ओड फैक्टर करिए आप जल्दी से। पहले प्राइम नंबर की पावर की फॉर्म में लिखेंगे। 2 से 750, 2 से 375, है ना। हाँ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 125, 5 से 25, 5 से 5, क्या लिखा ये 1500 को हमने लिख दिया। 2 की पावर 2 क्रॉस 3 की पावर 1 क्रॉस 5 की पावर 3, ये आएगा 2। अब आपको देखो ओड नंबर का सम करना है। आप इवन वाले टर्म को भूल जाओ, भूल गए। ओड से मतलब है 3 की पावर जो है उसमें 1 ऐड किया, लॉजिक वही रहेगा। जो नहीं चाहिए उसको भूल के चलो, है ना। जो रूस रहे उसे रूठने दो, आप अपने काम से मतलब रखो। 624/4 सोल्व कर लोगे, आ जाएगा। सोल्व तो करना आता है। व्हाट विल बी द सम ऑफ इवन फैक्टर, अब मैंने भी बताया था क्या करना है। टोटल नंबर फैक्टर का सम पता चल गया, ओड का पता चल गया, दोनों को माइनस कर दो, इवन फैक्टर का सम पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्रोडक्ट। क्या है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछना है। वो यहाँ पे सम नहीं पूछ रहा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर नहीं पूछ रहा, वो सिर्फ आपसे एग्जाम में नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर की बात कर रहा है। सिर्फ किसकी बात कर रहा है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर की। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर 30 की पावर 5 है गुना 24 की पावर 5 है। आप लिखिए इसको, 30 को क्या लिखेंगे प्राइम नंबर की पावर की फॉर्म में 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5, और इसकी पावर 5, यहाँ पर 4 की 6, मतलब 2 क्रॉस 3, 8 3 जा 24। टाइम नहीं लगा ना, लग गया मेरे से गलती से थोड़ा सा, कई बार पजल हो जाते हैं इजी क्वेश्चन में भी बहुत बार। ठीक है, 5 की पावर 5 कर लोगे। 2 की पावर क्या होगा 15, क्योंकि 1 2 3, 2 की पावर 3 और इसकी पावर 5, 15, 3 की पावर 5, बेस सेम है। 2 की पावर 5, 2 की पावर 15, 2 की पावर 20, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5, 3 की पावर 10, 5 की पावर 5 ही है ना, ये 5 की पावर 5। ठीक है, दो सबको ऐड करेंगे, 20 जमा 30 जमा 5 क्या आएगा 35। आ गया समझ में किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को कवर करना है। व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 840। 840 के प्रॉपर फैक्टर की बात कर रहा है, क्योंकि वो 1 और उस नंबर को इंक्लूड नहीं कर रहा, मतलब 1 और 840 को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा। तो कैसे करोगे, पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लोगे, उसमें से 2 को क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। माइनस क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसके अंदर उन दोनों नंबरों को इंक्लूड नहीं करना, 1 को और इटसेल्फ को। ठीक है, तो यहाँ पे 840 के हम फैक्टर निकालेंगे। कैसे करेंगे, करते हैं, भाग लेता है ये इधर उधर, थोड़ा सा इसको बचाना पड़ता है। 2 से 210, 2 से 105, 3 से 35, 5 7 क्या आएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 गुना 7, सबकी पावर 1 1, 3 जमा 1 4, 2 2 2, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 2 ऐड नहीं करना, क्योंकि उन दोनों को क्या करना है माइनस। टोटल नंबर क्या आएगा आपका 30। समझ में आया क्वेश्चन, थोड़ा स्पीडली करा रही हूँ क्योंकि पहले आप बेसिक देखनी है तो उस वीडियो में देख लेना, फिर भी बताती चल रही हूँ क्योंकि काफी इजी है ना, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी। यहाँ पे देखो n क्या आया आपका 4 की 11 है, 4 की 12 है, 4 की 13 है, 4 की पावर 14 है। हाउ मैनी पॉजिटिव फैक्टर ऑफ n आर देयर। तो यहाँ पर पूछ रहा है n के कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर आएंगे।
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब फैक्टर की बात कर रहे हैं, चाहे पॉजिटिव की बात करें, टोटल की बात करें, आपको इतना तो पता चल गया, चाहे प्राइम की बात करें कि हर नंबर को प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखना है। अब आप सोचोगे ये तो प्लस प्लस में आ गया, बड़ा मुश्किल हो गया, ये तो हमसे नहीं होगा। आपसे ही होगा। देखो कैसे होगा, पहले सिंपल करो क्वेश्चन को। जो दिख रहा है वो टफ दिख रहा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इजी है। 4 की पावर 11 कॉमन लिया, 1 + 4 + 4 की पावर 2 जमा 4 की पावर 3, 4 की पावर 11, 1 जमा 4 जमा 16, ये 85 आएगा। ठीक है, ऐड करके देख लेना आप। ये 4 की पावर 11, ये आएगा 17 × 5 = 85, 5 × 17। ठीक है, 4 की पावर 11 को लिख दो 2 की पावर 22, क्योंकि 2 की पावर 2 और इसकी पावर 11, 2 की पावर 22। a की पावर m और इसकी पावर n क्या होती है, a की पावर mn, और ये हो जाएगा 5 की पावर 1 और ये हो जाएगा 17 की पावर 1। क्या बन जाएगा, 22 जमा 1 23 गुना 2 गुना 2 92 आंसर। जो पावर होती है प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखने के बाद पावर में 1 1 ऐड होता है, फिर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ तक होप आ गया होगा समझ में। अब जो हमारा नंबर सिस्टम है, देखो ये नंबर सिस्टम है, नंबर्स को टाइप ऑफ नंबर्स है, ना कि नंबर्स को लिखने का वे है, वो अलग सिस्टम में आता है जिसमें डेसिमल, अभी इसके बाद बता रही हूँ मैं। अभी पहले टाइप ऑफ नंबर, इस नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर्स आते हैं ये मैं बता रही हूँ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, देखो पूरा नंबर सिस्टम के अंदर हमारे रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल दोनों इंक्लूड होते हैं, रैशनल भी और इरेशनल भी। ध्यान रखना, सबसे पहले हमारा जो सबसे छोटा नंबर सिस्टम होता है नेचुरल नंबर होता है। 1 2 3 4 5 से शुरू होके अप टू इनफाइनाइट तक होता है। फिर क्या आया, एक नया जीरो इन्वेंट हुआ, उसके बाद इस नंबर से नया नाम पड़ा इस नेचुरल नंबर का होल नंबर। अब होल नंबर के बाद फिर प्लस और माइनस दोनों टर्म इंक्लूड हुई, उसको क्या बोलते हैं हम, इंटीजर। जैसे कि नेचुरल नंबर को n से इंडिकेट करते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर नेचुरल नंबर को n से इंडिकेट करते हैं, होल नंबर को w से इंडिकेट करते हैं, इंटीजर को z से इंक्लूड करते हैं। फिर आता है रैशनल, क्या आता है, रैशनल को करते हैं q से इंडिकेट। ठीक है, q से दो। फिर उसके बाद आता है रियल नंबर, जिसके अंदर आपके रैशनल, इरेशनल का मतलब होता है r/q। इसका कहने का मतलब है रियल में से आपने रैशनल को हटा दिया, जो बचा वो क्या बचा हमारा, इरेशनल। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जो हमारे √2 √3 √11 इस टाइप के रहते हैं, वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल। जो अंडर रूट के अंदर रहते हैं जो एक्सपोनेंशियल रहते हैं, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं। लेकिन रियल नंबर में सब कुछ इंक्लूड है, चाहे अंडर रूट हो, चाहे डेसिमल हो, कुछ भी हो, वो सारे रियल नंबर के अंदर इंक्लूड है। और इनसे बड़ा भी एक सेट नंबर ऑफ सेट होता है, वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें आयोटा की टर्म होती है, a + आयोटा b, वो सबसे बड़ा। ये पैटर्न रहता है यहाँ पर, n किस में कंटेन होता है, z किस में, w किस में, q किस में, r में, और r किस में, c में। ठीक है, c का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आपका a + आयोटा b की फॉर्म में होता है। तो इस डायग्राम को एक बार आप देख लेना कि रैशनल क्या रहते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, रैशनल में डेसिमल्स, नेगेटिव, पॉजिटिव सब कुछ इंक्लूड रहता है, सिर्फ आपके अंडर रूट की टर्म को छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। इसके बाद ये था, देखो एक बात ध्यान रखना, हमेशा हम कंफ्यूज होते हैं, ये हमारे टाइप ऑफ नंबर्स हैं, ना कि नंबर्स को लिखने का एक वे है। नंबर्स का जब रिप्रेजेंटेशन होता है तो वो एक नंबर सिस्टम कहलाता है, जिसके अंदर हम नंबर्स को लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम जो मैथ्स में यूज करते हैं वो करते हैं डेसिमल सिस्टम का। हम जो मैथ्स में यूज कर रहे हैं वो कौन सा सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम। इसका नाम डेसिमल क्यों पड़ा, देखो हमने पढ़ा होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम मैथ्स में 10 डिजिट का यूज करते हैं। कितने डिजिट का यूज करते हैं, 10 डिजिट का यूज करते हैं। इन 10 डिजिट के यूज के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा हमारा, डेसिमल सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर
डेसिमल सिस्टम में बेस वैल्यू वो 10 ली जाएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये 10 हमारी ली जाएगी। उसके बाद हमारा रहता है पहला डेसिमल होता है, फिर हमारा बाइनरी, देन ऑक्टल, फिर हेक्साडेसिमल। बाइनरी के अंदर दो बेस वैल्यू 0 और 1, ये तीनों बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल ये हमारी कंप्यूटर के अंदर, कोडिंग के अंदर, मशीनरी जो लैंग्वेज है उसके अंदर हमारी यूज होती है। बाइनरी काफ़ी लंबी लेंथी हो जाती है, फिर हमने ऑक्टल को निकाला, लेकिन ऑक्टल हमारे पुराने जो कंप्यूटर्स होते थे उनमें यूज होती थी। अभी फिलहाल हेक्साडेसिमल इस ये सबसे क्या है, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे बाइनरी वगैरह है ना, इनको छोटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये नंबर सिस्टम होते हैं मैथ्स को पढ़ने के, जिसको हम नंबर सिस्टम नाम देते हैं, वो टाइप ऑफ नंबर्स होता है, ठीक है। इसमें बेस वैल्यू ध्यान रखना, कोई पूछ ले हेक्साडेसिमल में बेस वैल्यू 16 होती है, 0 से 9 तक और A से F तक, इसमें 8 होती है, इसमें बेस वैल्यू 2 होती है। एक बार ये नोटबुक पे जरूर थोड़ा सा मेंशन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है इसके बाद, अब जो हमारा मैथ्स है, जो डेसिमल सिस्टम हम यूज करते हैं उसको कैसे डिफरेंशिएट किया हुआ है, किस तरीके से करेक्टराइज किया हुआ है, तो वो देखिए डेसिमल सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है एक पॉइंट के बाद वो खत्म हो जाते हैं, जैसे कि हमारा हो गया 0.35, 0.8, 0.9654, ये टर्मिनेट हो गए। इसके आगे ये कहते नहीं भाई बस सब रुक जाते हैं और आगे नहीं चलना, मतलब वो कुछ पॉइंटों के बाद अपने आप खत्म हो जाते, आगे कोई रिमाइंडर बचता ही नहीं है उनमें। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जो चलते ही रहते हैं, 0.3333 सो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, 0.856531192 सो चलते हुए जा रहे हैं, जिसमें रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता हुआ जा रहा है, अलग 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 अलग, ठीक है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, जैसे ये है रिपीटिंग, जो नॉन टर्मिनेट रुक तो नहीं रहा लेकिन 333 ही आता हुआ जा रहा है। एक होता है नॉन रिपीटिंग, जो रुक भी नहीं रहा और रिपीट भी अलग 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 डिफरेंट वैल्यू आती हुई जा रही है, तो ये हमारा डेसिमल सिस्टम है। तो आप क्या याद रखोगे, डेसिमल्स दो टाइप के होते हैं, पहला रहेगा टर्मिनेटिंग, दूसरा रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब ये आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या रहेगा, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। यहीं पे मैं एक और बात आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम में, वो क्या रहती है, आपको ध्यान रखना, जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो हमेशा रैशनल नंबर होते हैं, जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, रैशनल नंबर। जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं ये भी रैशनल नंबर होते हैं, ये भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर। लेकिन एक बात, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं ये थोड़े से पार्ट कुछ बच जाते हैं, कुछ ही नंबर ये क्या रहते हैं, इरेशनल नंबर। होप कि अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जो नॉन रिपीटिंग है वो इरेशनल है, बाकी सारे क्या कहलाएंगे, रैशनल्स कहलाएंगे। तो इस ग्राफ को समझ लोगे आप एक बार, इस फ्लो चार्ट को। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट में हमारा क्या है अब इसके बाद, हाँ जो हमारे क्वेश्चंस है इनको हम करते हैं। जैसे ये आ जाए 0.18 बार, तो इसका मतलब हमारा होता है 18 बार। पॉइंटों के बाद कितने पर बार है, 2 पर बार है, उतनी ही 9 आएंगे, जिस पर बार नहीं है उसकी जगह 0 आएगा। ऐसा क्यों होता है, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था 0.3333 एंड सो ऑन। मैंने थोड़ी देर के लिए इसको x अज्यूम कर लिया, मैं 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करती हूँ, 3.3333 एंड सो ऑन आता जाता है। ये 10x इक्वल टू 3 प्लस 0.3333 एंड सो ऑन आता है। इसको मैं 3 प्लस x लिख लेती हूँ, ये 10x आता है, यहाँ पर 9x इक्वल टू 3 आता है, x इक्वल टू 3/9 आता है। इसका मतलब अगर एक पर, इसका मतलब मैं 0.33 को क्या लिख सकती थी, 0.3 बार, एक पर बार है एक बार, अगर 2 पर बार होती तो 2 पर दोनों आ जाते। समझ में आया इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। अगर अब जैसे ये आ जाए 5.7, अब मैं देख रही हूँ
576, जिस पर बार नहीं है उसको माइनस करना है, 2 पर बार है और जिस पर बार नहीं है उसकी जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 3 एक बात, जैसे 2.3 है, इसको हम डेसिमल में ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 0.3, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3 + 72 बाय कितने पर बार है, 4 पर बार है, तो मैं 4 9, ये बार लगाई नहीं गई थी इसलिए मैं साथ के साथ लगा रही हूँ। अगर पॉइंट से पहले बार आ जाए, इसका भी मैं मतलब बता देती हूँ, तो इसका मतलब होता है नेगेटिव में -2 + 0.31, ठीक है, -2 + 0.31। इसको ऐड कैसे करेंगे, -2.00 में क्या ऐड कर दोगे, 31, 10 - 1 9, 9 - 3 -1.69, मतलब कहने का मतलब है इसका आंसर आ जाता -1.69, ठीक है। सोल्व करना आ गया किस तरीके से करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है इसके बाद, हाँ, यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आने की उम्मीद है। क्या है ये क्वेश्चन कि विदाउट डिवाइडिंग स्टेट वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन, वो कहेगा आपको बिना डिवाइड करे ये बताना है, देखते ही किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट को देखते ही बताना है ये टर्मिनेट करेगा या नॉन टर्मिनेट करेगा। तो एक बात ध्यान रखना, अब डिनोमिनेटर वाले पार्ट को ध्यान से देखना, यदि वो 2 और 5 का मल्टीपल है, 2 × 5 का मल्टीपल है, तो वो हर हाल में टर्मिनेट करेगा। अगर 2 5 के अलावा कोई और टर्म उसके डिनोमिनेटर में आ रही है, उसके फैक्टर में आ रही है डिनोमिनेटर के, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कैसे, देखो जैसे कि मैंने देखा 7/80, हमने देखा फर्स्ट है हमारा 7/80, 2 की पावर 4 × 5 लिख दिया, 2 की पावर 4 × 5, यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 7 × 5 की पावर 3, 2 की पावर 4 × 5 की पावर 4 लिख दिया। ये इसलिए लिख दिया ताकि मैं डिनोमिनेटर की 10 की पावर की फॉर्म में बना लूँ, और 10 की पावर फॉर्म में बनते ही अब मुझे पता चल गया कि ये 4 पॉइंटों के बाद, क्योंकि 10 की पावर 4 आ रही है, ये 4 पॉइंटों के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है 11/30, जिसको मैं लिख सकती हूँ 6 × 5, ये आ जाएगा 11/2 × 3 × 5, जिसको मुझे देखते ही पता चल रहा है 2 और 5 तो टर्मिनेट कर देंगे, 2 और 5 तो उस फ्रैक्शन को टर्मिनेट करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन जो 3 है वो उसे टर्मिनेट नहीं होने देगा, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे ही 13/125 की देखते हैं, 13/5 की क्यूब आएगा, मैं इसको 2 की क्यूब से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड कर देती हूँ, ये 13 × 2 की क्यूब बाय 10 की क्यूब आ जाता है, और मुझे पता चल जाएगा अब ये हर हाल में टर्मिनेट हो जाएगा। समझ में आया। अब 17/45 ये आप मुझे बताएंगे कि टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। अगर 2 और 5 की पावर उसके फ्रैक्शन में 2 और 5 के फैक्टर हैं डिनोमिनेटर में, तो हर हाल में टर्मिनेट होगा, यदि नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट में है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/2 की स्क्वायर क्रॉस 5 की क्यूब है। 13/2 की स्क्वायर क्रॉस 5 की क्यूब है, तो आपको बताना है कि टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। तो आपको कैसे बताना है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, 26, 2 की क्यूब 5 की क्यूब, ये आपकी 10 की क्यूब आ जाएगा, और आपको देखते ही पता चल जाएगा कि 3 पॉइंटों के बाद ये डेसिमल क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। इस 3 पॉइंटों का मतलब समझ में आ रहा है जो ये मैं बोल रही हूँ। देखो मैं बता दूं, कभी आप सोचो ना मैं बता नहीं रही। 1 2 3 इसका मतलब 0.026, ठीक है। 1 2 3 डेसिमल के बाद 3 पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी पूछी जाती है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, वो कह रहा है आपको P/Q लोवेस्ट फॉर्म में है। एक फ्रैक्शन लोवेस्ट फॉर्म का होने का मतलब मैं बताती हूँ सबसे पहले। जैसे 12/18 है, तो लोवेस्ट फॉर्म का है कि जिससे कट रहा है उससे काट दो, फिर ये 3 से कट रहा है। अब इसके बाद इन 2 और 3 का HCF 1 आ जाता है और कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो ये अब लोवेस्ट फॉर्म में है। समझ में आए। अगर PQ लोवेस्ट फॉर्म में है
और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रख रहे हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। क्यू, तो p बाई क्यू लोवेस्ट फॉर्म में है, तो q जो है वो हर हाल में किसका मल्टीपल होना चाहिए, 10 की पावर n का, क्योंकि जब तक 10 की पावर नहीं बन पाएगी तब तक वो टर्मिनेट करेगा ही नहीं, q डिवाइड करे या q मल्टीपल हो। ठीक है, समझ में आया, q क्या होना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए 10 की पावर n को। खाली 5 से खाली 2 से काम नहीं बनेगा, क्योंकि वो क्या है, लोवेस्ट फॉर्म के अंदर है काटने के बाद। समझ में आया, अगर वो लोवेस्ट फॉर्म नहीं देता तो हम q 2 की पावर n को भी 5 की पावर n को भी लिख देते हैं, लेकिन वो लोवेस्ट फॉर्म में है तो 10 की पावर n की फॉर्म में, इसका मतलब है उसके आगे हम किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, उनका HCF क्या होगा, 1 होगा। पता चल गया ना, तो इसका फर्स्ट वन आंसर आएगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डिजिट्स आर यूज टू मार्क फ्रॉम, आपके पास एक बुक है और उसके 1 से 16 पेज तक आपको लिखने हैं, तो आपको कितने डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी। डिजिट्स क्या होती है, एक एक नंबर, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक 10 डिजिट होती है। इसके बाद जो 11 होता है वो एक संख्या होता है, नंबर होता है, 12 13 ये सारे नंबर्स होते हैं, डिजिट सिर्फ 0 से 9 तक होती है। ठीक है, तो वो कह रहा है 1 से 16 तक डिजिट लिखने के लिए आपको कितने डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी, 1 से 16 तक नंबर लिखने के लिए। तो आप एक बात देखिए, जब आप 1 से 9 तक लिख रहे हैं तो आपको कितने अंकों की डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी, 9 की। 2 के बाद अब जब 10 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, 13 14 15 16, हर नंबर को लिखने में 2-2 डिजिट्स की जरूरत पड़ रही है। कितने की जरूरत पड़ रही है, 2-2 की, और एक टोटल कितने नंबर है, 7, तो 7 गुना 2 हमें कितने की जरूरत पड़ेगी, 14, 14 जमा 9 हमें कितने की जरूरत पड़ी, तो टोटल 23 डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट में, और आप एक तरीके से बार बार करने की जरूरत नहीं, 1 से 9 तक 9, फिर देखो 10 से 16 तक कैसे निकालोगे, 16 में से 10 को माइनस कर दो, कर दिया, 6 आया। अब इसमें 1 ऐड कर दो, क्योंकि 16 माइनस 10 का मतलब है सिर्फ एक ही नंबर इंक्लूड है, लेकिन आपको तो दोनों इंक्लूड करने हैं, तो 2 6 और 1 7। अब एक अंक में 2 डिजिट्स, 2 नंबर की संख्या लिखने में 2-2 डिजिट की जरूरत पड़ रही है, तो 7 नंबर लिखने ऐसे, तो कितने पड़ेगी, 7 दूनी 14, 14 जमा 9 23। अब जैसे 120 है, तो पहले देखो 1 से 9 तक कितने जरूरी पड़ी, 9, फिर 10 से 99 तक कैसे निकालेंगे, 99 में से 10 माइनस करके 1 ऐड कर दो, 90 आ जाएंगे। 2-2 अंकों की संख्या में 2 डिजिट की जरूरत पड़ती है, 180। फिर 120 तक जाना है, 100 से 120 पे जाओ, 120 में से 100 को माइनस कर दो, कर दिया, 1 ऐड कर दो, 21 आया। 3-3 अंकों की संख्या लिखने में 3 डिजिट की जरूरत पड़ेगी, 63 9, इन सबको ऐड कर दो, 252। होप कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट देखिए, ए नंबर, कोई भी नंबर है, जब वो ऐसा कहे ना उसको डिवाइड करे इतना रिमाइंडर बचे, जब उसका स्क्वायर, उसका क्यूब, उसका डबल, उसका ट्रिपल, तो हमेशा आपको बताती हूँ, हमेशा आप कोई भी नंबर चूज कर लिया करो जो फर्स्ट स्टेटमेंट को फुलफिल करे, दूसरी वाली अपने आप आ जाएगी। कैसे, मैंने एक नंबर उठाया 9, देखो पहली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, 9 को जब मैं 6 से डिवाइड कर रही हूँ 3 रिमाइंडर बच रहा है। अब वो कह रहा है स्क्वायर ऑफ द नंबर, आप इसका स्क्वायर कर लो, इसको किससे डिवाइड करो, 6 से, करके देखो 2 1 6 3 18, रिमाइंडर कितना बचा, 3। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप जिस दिन शॉर्टकट वे से करना सीख जाओगे, और ये तब होगा जब आप जितनी जल्दी हो सके, जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए। एक बार क्वेश्चंस को देखिए किस तरीके से हो सकते हैं। ऐसा क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ जाता है, फ्री के नंबर रहते हैं, इसलिए मैंने डाल दिया। कई बार हम ना चाहते हुए, पता नहीं रहता, भूल जाते हैं कि कैसे करना है। a स्टार b है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, -3 स्टार 5 की। a की जगह -3 का स्क्वायर, b की जगह 5 का स्क्वायर, 9 + 25 34 लिखिए, आपका आंसर 34 आएगा। ठीक है, a की जगह -3, जो रिलेशन दे रखा है वहां पे a b c की जो वैल्यू पुट कर दीजिए, बिल्कुल फ्री का नंबर है, इसको गलत मत करके आना। नेक्स्ट हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर एग्जाम में ये आ जाए ना कॉमन फैक्टर, अगर वो इसकी फॉर्म का है x की पावर n + y की पावर n की फॉर्म का कोई पोलिनोमियल है,
अगर कोई पोलिनोमियल x की पावर n प्लस y की पावर n है तो ध्यान रखना x की पावर n प्लस y की पावर n है तो x प्लस y उसका हर हाल में एक फैक्टर होगा, इज ए फैक्टर ऑफ x की पावर n प्लस y की पावर n। अगर इसका फॉर्म का x की पावर n माइनस y की पावर n तो x माइनस y हर हाल में एक फैक्टर होगा, इज ए फैक्टर ऑफ x की पावर n माइनस y की पावर n। समझ में आया? तो यहाँ पर ये इसका फैक्टर होगा। क्वेश्चन क्या दे रखा था? क्वेश्चन दे रखा है 47 की पावर 43, 47 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43। तो इसका मतलब ये हर हाल में क्या है, ये 43 की पावर 43। इसका मतलब 47 प्लस 43 इसका हर हाल में फैक्टर होगा ही होगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे वाला दे रखा है 47 की पावर 47 प्लस 43 की पावर 47। इसका मतलब 47 प्लस 43 हर हाल में इसका कोई ना कोई एक फैक्टर जरूर होगा। तो इसका मतलब 47 प्लस 43 कॉमन फैक्टर होगा उन दोनों का। ठीक है, माइनस होता तो माइनस कर लेते। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, जब मैं बाइनोमियल कराऊंगी ना तब मैं इसका बता दूंगी। नेक्स्ट देखिए, इफ देयर सम ऑफ ए नंबर ऑफ 2 डिजिट और ए नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज n। कोई भी नंबर है, जब आपके पास नंबर आए तो मैंने माना कि वो नंबर में यूनिट प्लेस पे b है और 10 प्लेस पे a है। जब मैंने इसके रिवर्स को डिजिट को रिवर्स कर दिया, अब ये 10b प्लस a आ गया। इनका सम किया 11a प्लस 11b आया। इसका मतलब वो हर हाल में 11 से क्या होगा, वो नंबर डिवाइड होगा। यदि वो 11 का मल्टीपल है तो 11 से हर हाल में क्या होगा, डिवाइड होगा। नेक्स्ट देखिए, इफ देयर सम ऑफ ए नंबर ऑफ 2 डिजिट, फिर से वही क्वेश्चन कह रहा है कि कोई नंबर है, नंबर क्या होगा 10a प्लस b। इनकी डिजिट को रिवर्स कर दो, इनकी डिजिट को रिवर्स कर दो, मतलब 10b प्लस a कर दो। ये 11a प्लस 11b और वो कह रहा है इसका आंसर क्या है 99। 11 कॉमन ले लिया, a प्लस b 99 आया, a प्लस b क्या आएगा हमारा 9 आएगा। आ गया समझ में? पता चल गया डिजिट का सम ही वो आपसे पूछना चाह रहा था। ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चंस है। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो कैसे करना है। वैसे तो आप शॉर्टकट वे से करेंगे तो बहुत अच्छा है। आप कोई पहला ऑप्शन उठाओ, 4 से डिवाइड करो, देखो रिमाइंडर 2 आ रहा है। 5 से करो 3 आएगा, 6 से करो 4 आएगा। आप ऑप्शन से ही करिए, एग्जाम में ऑप्शन से। अगर आप फिर भी एक्सप्लेनेशन से पढ़ना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ऐसे नंबर उठा लिया कोई भी, पहले 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा 2, फिर किससे डिवाइड किया भाई 5 से, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 3, फिर किससे किया भाई 6 से, अब रिमाइंडर कितना बचेगा 4, है ना। हाँ, यहाँ पे जो लास्ट है इसको 1 मान लो, 6 कम 6 और 4 10, इसको 10 लिख लो, 10 पंजे 50 और 3 53 लिख लो। अब 53 को यहाँ पे 53 आएगा ना, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो और 2 ऐड करो, 4 3 12, 4 5 20 और 1 21, और उसमें 2 ऐड कर दो तो जो नंबर होगा ना ये क्या होगा 214। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। वो कह रहा है 1 की क्यूब 2 की क्यूब, तो ये 3-4 फॉर्मूले होते हैं कि 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। अगर स्क्वायर है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस अप टू n का स्क्वायर है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और क्यूब है तो उसका फॉर्मूला होगा n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। समझ में आया, n इंटू एन प्लस 1। तो यहाँ पर क्यूब है लगातार, सॉरी ये 1 की क्यूब 3 की क्यूब 5 की क्यूब 7 की क्यूब अप टू 29 की क्यूब है। ये वो वाला नहीं है, नेचुरल नंबर की सम का फॉर्मूला नहीं है। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू 2n माइनस 1/2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, n इंटू, एक बार इसका फॉर्मूला मैं थोड़ा कंफर्म कर दूंगी, मुझे भी एक बार ये ध्यान नहीं है, n इंटू 2n माइनस 1 होता है शायद तो, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर होता है। देखना आप करके
एक बार इसको मैं कमेंट में मैं बता दूंगी इसका क्या आंसर आने वाला है, एग्जैक्ट इसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि मुझे ध्यान थोड़ा सा निकल गया माइंड से। 2n-1 है या 2n+1 है, मैं क्लियर कर दूंगी बाद में। नेक्स्ट देखिए, गलत पढ़ाने से आप साथ के साथ बच्चे को बता दें ताकि आपका एग्जाम में गलत ना हो। एक बार मैं बता दूंगी। नेक्स्ट है 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस अप टू 10 की क्यूब, कितना दे रखा है? 3025। तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है वो? 20 के क्यूब तक की। 2 की क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस अप टू 20 के क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे? 2 × 1 का क्यूब आएगा, 2 × 2 का क्यूब आएगा, 2 × 3 का क्यूब आएगा, प्लस अप टू 2 × 10 का क्यूब आएगा। इसको ऐसे लिख दिया। 2 की क्यूब, यहाँ से सबसे बाहर कॉमन आ रहा है, देखो 2 की क्यूब, 2 की क्यूब, 2 की क्यूब, 2 की क्यूब, तो अंदर बचेगा 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस अप टू 10 की क्यूब। और जब ऐसे क्वेश्चन में गिवन हो ना कि ये दे रखो फिर ये निकलवाया, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमसे वो एग्जामिनर चाहता है कि आप इसका यूज करिए, ठीक है, और कहीं ना कहीं होगा भी यूज, तभी वो आंसर इजी निकलेगा। ये 8 गुना इसका सम दे ही रखा है 3025, 8 × 5 = 40, 0 और ये 16 और 4 20 और ये 24,200 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? कोई टैंक है, वो 1/, जब वो टैंक की बात कर रहा है तो टैंक के अंदर जो पानी होता है उसकी कैपेसिटी या उसका वॉल्यूम, दो चीज होती है। पानी जो लिक्विड होता है उसका वॉल्यूम रहता है, तो वो कह रहा है उसकी जो कैपेसिटी है पहले 1/5, टोटल कैपेसिटी C है, अब इसका 1/5 पार्ट पानी से भरा हुआ है। अब इसमें से 8 लीटर और बाहर निकाल रहा है वो। अब उसके जो बाद में वॉल्यूम बचता है वो 1/6 ऑफ C बचता है। आपसे टोटल टैंक की कैपेसिटी पूछी है, 1/5 C में से 1/6 C को माइनस कर दो, C/30 = 8 आया, C = 240 आएगा। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसको कोशिश खुद करेंगे और मुझे बता दोगे, प्लीज खुद करना। वैसे मैं एक बार बता देती हूँ, ये भी बता ही देती हूँ, फिर आप 2 क्वेश्चन दिए शायद मैंने, वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको छोड़ना मत। ना आए तो मुझे ज़रूर बताना, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। वो कह रहा है मेरे पास एक बकेट है, मैंने ये बकेट बना ली है, ठीक है, मेरी ड्राइंग ऐसी है तो सोचना मत कि बकेट कैसी बनाई है, मैंने बना ली बस। एक बकेट बनाई है जो वाटर से फिल है, ठीक है, और बकेट और वाटर का दोनों का जो वेट है वो 17 kg है, ठीक है। अब वो कह रहा है वेट ऑफ बकेट, जब मैं इसमें से हाफ पानी रिमूव कर देती हूँ तो वेट ऑफ बकेट बचता है 13.5 kg। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से ही करना है ना। मैं बताती हूँ एक बार कैसे करते हैं। माइनस करेंगे W/2, देखो B से B कैंसिल, W माइनस, और यहाँ पर 3.5 बचेगा, W 7 आया, 7 पुट करेंगे तो वेट ऑफ बकेट 10 kg आएगा, ठीक है। देखो आप 12 kg लेते वेट ऑफ एम्प्टी बकेट, तो 12 प्लस W कितना आता? W 5 kg आता। मैं यहाँ पर 12 प्लस 2.5 करते 14.5 आता, यहाँ पर 13.5 है, उस ऑप्शन को सेटिस्फाई नहीं करता। फिर से 8 ले लेते, 8 से पता चल जाता। अब ऑप्शन से करेंगे, पता है क्या है, ऑप्शन से करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूले, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और वो सब तभी प्रैक्टिस, जब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तभी पॉसिबल है। अब देखो इतनी मेहनत करके ये वीडियो बनाई है, अगर लाइक और आप फिर भी ना करो तो वो आपकी मर्जी है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना। धन्यवाद आज के लिए। अब मैं TGT, PGT और PRT तीनों का सिलेबस डेली एक वीडियो 1 घंटे की जरूर बनाया करूँगी, ठीक है। धन्यवाद आज के लिए।